नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें कि कक्षा में प्रभावी संचार को लेकर के, अर्थात इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। अर्थात हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार से करते हैं अपनी कक्षा में, अर्थात कक्षा में हम अपने संचार को प्रभावी ढंग से कैसे रख पाते हैं। हम आज पूरे इस सेशन को विशेष रूप से लेंगे और सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। क्यों? इसलिए ये महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि ये सीटेट से लेकर के एनटीए-नेट से लेकर के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहाँ से एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न तो रहना तय ही है, 100% रहना तय है, नो डाउट। तो इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो संचार में प्रभावी संचार हम किस प्रकार से कर पाते हैं, तो सीधी सी बात है। सबसे पहले ये जानिए कि कभी भी जब भी हम क्लासरूम में घुसते हैं तो घुसने के पहले हम क्या करते हैं, तो पाठ्य योजना तैयार करते हैं। अगर पाठ्य योजना तैयार नहीं करें, अगर हम अपनी पाठ्य योजनाओं को नहीं बनाएं कि हमारी पाठ्य योजना कैसी हो, हमारा अर्थात प्लानिंग कैसी हो, हम जो कक्षा में जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, किस प्रकार से बताएंगे, किन विधियों का सहारा लेंगे, किस प्रकार से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, किस प्रकार से हम उसको व्याख्यायित करेंगे, किस प्रकार से हम उसको प्रश्न पुटअप करेंगे, किस प्रकार से हमारा प्रबंधन होगा, किस प्रकार से हम उसके क्रम को रखेंगे, अर्थात हम इंटरेक्ट छात्रों से कैसे होंगे। ये तमाम चीज़ें तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसको किसी प्लान वे में उसको प्लान वे में वो कन्वर्ट ना करे। अर्थात कभी भी किसी भी कक्षा के दौरान आप देखेंगे, जब तक हम अपने विषयों को लेकर के जो हमें पढ़ाना है, जो हमें कंटेंट पढ़ाना है, अगर उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, उसको लेकर के अगर हमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, अगर उसके संदर्भ में हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं है, तो हम कभी भी उन चीज़ों को सही ढंग से नहीं बता पाने में समर्थ होंगे। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि एक उत्तम पाठ्य योजना का निर्माण होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पाठ्य योजना में भी कैसा उत्तम पाठ्य योजना, अर्थात हमारी पाठ्य योजना जो है वो क्रमशः किस गतिविधि के द्वारा होनी चाहिए, किस क्रम के द्वारा होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कक्षा के दौरान। तो एक उत्तम पाठ्य योजना इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी पर सारा कुछ आधारित होता है। क्योंकि हम जब भी कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, कंटेंट होता है, और कंटेंट को हम कक्षा के पहले तैयार करते हैं। तो इसके कारण से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में से एक होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो शिक्षक की सकारात्मकता। अब मान लीजिए कि शिक्षक गए क्लास में और ऐसे अपना बैठे हुए हैं, कभी ऐसे झुक रहे हैं, कभी ऐसे तन रहे हैं, तो भैया अगर सकारात्मक शिक्षक ही खुद ना रहेंगे तो बच्चों में तो नकारात्मकता ऐसे ही आ जाएगी। तो इसके कारण से सबसे ज़्यादा शिक्षक की सकारात्मकता का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर शिक्षक सकारात्मक रहेंगे तभी वो अपने बच्चों को सकारात्मक रूप से बना पाएंगे या उसमें सकारात्मकता भर पाएंगे। तो सकारात्मकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ों को लेने के पहले, कोई भी कंटेंट हम लें और हम उसके प्रति सकारात्मक न हो, हमारी सकारात्मक सोच न हो, तो हम उसको लेने में असमर्थ रह जाते हैं। इसके कारण से कोई भी हम कंटेंट अगर बच्चों को देने जा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो शिक्षक की सकारात्मकता से होता है, क्योंकि अगर शिक्षक उस कंटेंट में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता भर पाएगा छात्रों में तो डेफिनेटली क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक क्लास में घुस गए लेकिन उनको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, अगर उनको छात्रों में जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं उसका ज्ञान नहीं है, वो अगर एक ही रूप में चाहेंगे कि जितने भी क्लास में अगर मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे एकदम से इक्वल हों, एकदम से समान हों, वो एक प्रकार से अगर वो चाहेंगे तो कभी भी संभव नहीं हो सकता है।
तब कभी भी संचार जो कक्षा का होगा वो कभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इसके कारण इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षक में किस चीज़ का ज्ञान हो, तो मनोविज्ञान का ज्ञान हो और उसमें वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम छात्रों को, प्रत्येक छात्रों के स्तर को हम भांप पाते हैं, प्रत्येक छात्र की विशेषताओं को, योग्यताओं को, उसके ज्ञान को, हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटीज़ को हम जान पाते हैं, उसकी रुचियों को जान पाते हैं। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक वातावरण अर्थात हम जब भी कक्षा में जाते हैं तो एक लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतना प्रेशर अपने छात्रों पर दे दें कि वो उससे उबर ही ना पाए। अगर ऐसा होगा तो कभी भी छात्र में कुंठाएं भर जाएंगी और विशेष करके, खास करके जो सामान्य और मंद गति के छात्र हैं उसमें विशेष रूप से कुंठाएं भर जाएंगी। इसीलिए हमें लोकतांत्रिक वातावरण कक्षा में रखना चाहिए, अर्थात सबके लिए, कक्षा सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो कुछ तेज बच्चा है वहाँ पर हम केवल उसको उद्देश्य मान करके हम पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी कक्षा हमारा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि हम सबके लिए पढ़ा रहे हैं, किसी 2-4 बच्चों के लिए नहीं। ये इसका ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। तो कक्षा को लोकतांत्रिक बनाना अत्यंत आवश्यक है। जितना पहला बेंच उतना ही अंत बेंच, उतना ही मिड और उतना ही दोनों साइड का अलग अलग बेंच। तो सबके लिए हम लोकतांत्रिक वातावरण क्रिएट करेंगे, सबके लिए हम उत्साहित करेंगे कि तुम भी कर सकता है, तुम भी कर सकता है, तुम भी प्रश्न पूछ सकते हो, तुम भी जान सकते हो, तुम भी सारा कुछ कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारा मानना है कि अगर कोई भी बच्चा टॉप करता है तो कौन बच्चा टॉप करता है? ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास 4-5 हाथ होते हैं, 8-10 आँखें होती हैं, 10-12 सिर होते हैं वो रावण की तरह, या 12-15 अगर पैर होते हैं, ऐसे तो नहीं है ना जो कि टॉप कर लेता है। और जो नीचे से टॉप करता है उसके पास भी न मतलब एक ही पैर है, एक ही आँख है, एक ही कान है, एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबके पास जो मतलब एक के पास है जो टॉप करता है ऊपर से, उसके पास भी वही सारी चीजें हैं जो कि अन्य के पास है। बस थोड़ा सा उसको क्या करने हैं, उसको पुशअप करने की जरूरत है। अगर हम पुशअप करते हैं तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यासते जरमत होति सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो क्या नहीं संभव है हमारे अभ्यास के द्वारा? तो इसके कारण से हमें उसको अभिप्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें कि लोकतांत्रिक वातावरण में हमें उसको रखना पड़ता है। अब इसके बाद सामान्य और सरल भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा न हो कि अगर हम किसी 8वीं कक्षा को या 10वीं कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं और हम उसको PhD लेवल, उसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, उसको हम मतलब ग्रेजुएशन या PG लेवल का अगर हम उसकी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कभी भी हमारी जो कक्षा है वो प्रभावी ढंग से संचालित नहीं होंगी। क्योंकि हमें कभी भी जब भी हम कक्षा में जाते हैं और जिस भी कक्षा में जाते हैं हमें उसका ही लेवल अपनाना पड़ता है। अगर हम बड़े बच्चों की कक्षा में गए हैं तो हमें उसका लेवल, अर्थात क्योंकि वो बड़ा बच्चा है तो उसके लेवल पर हमें बात करनी होती है। अगर हम छोटे लेवल पर गए हैं, अगर 5वीं कक्षा को हम पढ़ाने गए हैं तो हमें 5वीं कक्षा जैसा ही बनना पड़ता है, तभी हम उसमें घुस पाएंगे, 5वीं कक्षा के बच्चों में घुस पाएंगे, उसके साथ हम हिल मिल पाएंगे। और जब हम उसमें हिल मिल पाएंगे तब क्या होगा, वो हमारे साथ में हिलेगा मिलेगा और तभी वो सारी चीज़ों को जानने में समर्थ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी स्तर पर हम कक्षा का संचालन कर रहे हैं उस स्तर की भाषा का प्रयोग, उसमें सरलता का प्रयोग होना ही चाहिए। तो अत्यंत सरल भाषाओं का प्रयोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, खास करके प्रभावी संचार के दौरान। फिर शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब शिक्षण विधियों का प्रयोग आप ऐसा नहीं कि आप तमाम सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग आप लेकर जा रहे हैं और कर रहे हैं लेकिन फिर भी कक्षा, ऐसा नहीं।
शिक्षण विधियों का प्रयोग का मतलब यहां पर यह है कि आप शिक्षण विधियों को ऐसा आज के समय में कीजिए कि आपका वो क्या हो, एडुटेनमेंट हो। एडुटेनमेंट हो अर्थात एजुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। तो एजुकेशन प्लस जो इंटरटेनमेंट है उसी को हम एडुटेनमेंट कहते हैं। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी संचार होता है कक्षा के दौरान वो तब होता है जबकि आप एडुटेनमेंट का प्रयोग करते हैं। अर्थात शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए कि उसको खेल खेल में पढ़ा दीजिए, कि उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं, वो एकदम से गौर से एकदम से ताक रहा है, देख रहा है, आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुआ है। अरे भैया वो अपने खास करके अपने खुद से नजरें गड़ा लेगा। कब? जब आप उसको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप एकदम से सीरियसली होकर के नहीं ऐसा करना है तो भैया वो तो गया काम से, वो झपकी लेगा, वो डर के मारे आपके पास कुछ बोल नहीं पाएगा, वो कुंठा को भांप लेगा, वो कुंठा का पालन कर लेगा। तो ये सब सारी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके कारण से हमें उन शिक्षण विधियों का सहारा लेना चाहिए जिन शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चे क्या करें तो समझ जाएं। और मुझे एडुटेनमेंट का यहाँ पर प्रयोग करना ही चाहिए कक्षा प्रभावी संचार में। फिर इसके बाद आता है करके सीखने पर बल। अब आज का समय जो है वो कर्तव्य आधारित हो गया है। अर्थात हम जिन चीज़ों को आप देखते होंगे कि जिन चीज़ों को हम करके देखते हैं, करके सीखते हैं, उन चीज़ों को हम ज़्यादा ढंग से सीख पाते हैं। अर्थात जो चीज़ अगर मुझे ये मार्कर है, अगर मार्कर मुझे क्या होगा ये छोड़िए, अगर मुझे किसी बच्चे को अगर लिखवाना है तो लिखवाना है, आप उसे लाख बार दिखाइए। केवल जो बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है आप उसे 1,00,000 बार दिखाइए कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। वो लिख नहीं पाएगा, 100% गारंटी है वो लिख नहीं पाएगा। लेकिन आप उसको करके सीखने, हाँ बेटा ऐसे करना है, उसको लिखवाइए। उसको जब आप लिखवाने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है, लिखना सीख जाता है। ठीक उसी ढंग से आप जब भी कक्षा में जाते हैं तो केवल पढ़ाना नहीं है भैया, आज के समय में वो सब चीज़ें नहीं हैं। आप कॉन्सेप्ट दीजिए और उससे खुद करवाइए। जब वो खुद से करेगा तो वो खुद से समझेगा और उसमें वो खुद से प्रवीण हो जाएगा। तो आपका कक्षा भी प्रभावी होगा और उसके समझने का स्तर भी बहुत ढंग से होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपके कक्षा को प्रभावी ढंग से संचालित करता है। इसके अलावा स्वतंत्र परिचर्चा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब अपने आप में स्वतंत्र होता है। कक्षा जब भी आप जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से सबको आप मौके दीजिए कि वो सारी गतिविधियों को संचालित कर सकें, स्वतंत्र परिचर्चा कर सके। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 बच्चा जो है उसको आप सिलेक्ट कर लिए हैं और उसी से आप भी पूछते हैं, वो भी केवल आपसे पूछता है, बाकी सब केवल मूक दर्शक हो गया है। ऐसा नहीं, तो सबको स्वतंत्रता दीजिए। जब स्वतंत्र परिचर्चाएं होंगी तो सारे बच्चे जिसको की झिझक होती है, खास करके ऐसे बच्चे जो बहुत सारा झिझकते हैं, उसको पता भी है लेकिन वो उसको लगता है कि अगर हमारी गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, सर जी क्या कहेंगे, मैडम जी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो ये सारी जो झिझक है उसको उसी प्लेटफॉर्म पर समाप्त किया जा सकता है जबकि आप स्वतंत्र परिचर्चा में उसको सम्मिलित करेंगे। फिर इसके बाद विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किस सेंस में? तो विश्वसनीयता इस सेंस में कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि वो आपका मतलब बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। अर्थात वो तथ्याधारित हो, वो विश्वसनीय हो। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो तथ्यहीन है। अगर तथ्यहीन होगा तो कभी भी विश्वसनीयता नहीं आएगी, और एक बार जब आपकी विश्वसनीयता खो जाती है तो फिर आपकी विश्वसनीयता लाने में बहुत सारा समय लग जाता है या फिर आ ही नहीं पाता है। तो इसके कारण से
कक्षा में विश्वसनीयता को लाने के लिए कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारा कंटेंट कैसा है, वो सही है, गलत है, विश्वसनीय है, वैध है, अवैध है, ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसके बाद आता है उपयोगी जानकारी, अर्थात जानकारी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि उपयोगी हो। अब ऐसा नहीं है कि हम बस कुछ सीख रहे हैं लेकिन हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। अगर उपयोगी नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई अगर नेट एजुकेशन में दे रहा है और हम उसको क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या, वेद पढ़ा रहे हैं। अब वेद पढ़ा रहे हैं और नेट एजुकेशन में दे रहा है, भैया कहाँ से वो कर पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वो टॉपिक हो सकता है कि वहाँ से आ जाए, लेकिन केवल हम वेद पढ़ाने से उसको क्या वो एजुकेशन में लिख पाएगा क्या, उसका वो कंटेंट क्लियर हो पाएगा क्या, उसका वो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा क्या। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो उन छात्रों के लिए जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो अत्यंत उपयोगी हो। इसके अलावा मूल्यांकन हेतु स्वप्रेरित करना। अब मूल्यांकन हेतु स्वप्रेरित करने का मतलब क्या है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा सा उसको आप पढ़ाइए। जब आप प्रभावी ढंग से आप पढ़ाते हैं तो उसको खुद से ये समझाने का प्रयास आप कीजिए कि तुमने जो पढ़ा है इसका मूल्यांकन तुम खुद करो कि तुम्हें कितना आया। जब वो खुद मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा या करने लगेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, हम सर जी ने जो पढ़ाया है, अगर वो 100% पढ़ाया है, मुझे तो इसमें से कितना, तो 50% ही आया। अब 50% से काम तो नहीं चलेगा, तो अब 50% को वो जब खुद मूल्यांकन करेगा और उसको लगेगा कि नहीं हमें 50% ही आया है, तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल आप ही मूल्यांकन करेंगे तो उससे वो ज़्यादा डिमोटिवेट होगा। तो आप खुद उसको स्वप्रेरित कीजिए, उसको अभिप्रेरित कीजिए कि तुम खुद ही बताओ कि तुमने कितना पढ़ा है। तो जब वो खुद करने लगेगा, एनालाइज खुद करने लगेगा, मूल्यांकन खुद का अपने खुद से करने लगेगा, इवैल्यूएशन खुद से करने लगेगा, तो डेफिनेटली उसका जो स्तर है वो खुद से अपने आप बढ़ जाएगा। इसके बाद आपका तदनुभूति। आज के समय में सहानुभूति शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होता। आप देख लीजिए, कहीं भी आप, चाहे वो सीटेट की बात हो, चाहे एनटीए-नेट की बात हो, या फिर अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बात हो, तो आप आज के समय में सहानुभूति शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है, तदनुभूति का इस्तेमाल होता है। अर्थात आप उसके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाइए, आप बस इतना दिखाइए कि वो खुद से समझ जाए और वो खुद से समझ करके आगे चले। तो उसको सहायता करनी है, केवल सहायता करनी है, उसके साथ सहानुभूति और संबंध नहीं जोड़ना है। तो इसके कारण से क्या करना है, तदनुभूति का प्रयोग वहाँ पर करना है। चयन की स्वतंत्रता। अब चयन की स्वतंत्रता क्या है, तो उसको खुद देखने दीजिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है, वो किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, वो कैसे करना चाहता है, वो किस प्रकार से करना चाहता है। अगर मान लीजिए कि कोई मैथ पढ़ा रहा है टीचर, अब मैथ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे जो बना रहे हों उससे और ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बना रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मैथ के सवाल कई तरीकों से बनाया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस विधि का प्रयोग किया है वो दूसरे विधि का प्रयोग करे, वो तीसरे विधि का प्रयोग करे, वो चौथे विधि का प्रयोग करे। तो आप उसको स्वतंत्रता दीजिए कि चयन वो खुद से करे, सेलेक्ट वो खुद से करे कि वो किस चीज़ में जाना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी रुचियाँ किन चीज़ों में है, वो क्या चीज़ करना चाहता है। तो ये सब सारी चीज़ें, चयन की स्वतंत्रता उसको देना अनिवार्य होता है। फिर अंतिम में आता है आपका कक्षा प्रबंधन। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि और ये सारी चीज़ें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ों पर आपने फोकस कर लिया, तो निश्चित ही आप मान लीजिए कि आपका जो कक्षा प्रबंधन होगा वो अत्यंत उत्तम होगा,
क्योंकि अगर आपने सारी गतिविधियों को कंट्रोल में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो निश्चित रूप से कक्षा प्रबंधन हमेशा उत्तम रहेगा। क्योंकि कक्षा प्रबंधन उत्तम कब नहीं रहता है, जबकि खुद शिक्षक सकारात्मक ना हो, जबकि उनके पास विषय का ज्ञान ना हो, जब वो खुद वैयक्तिक विभिन्नता को नहीं जानते हों, जब वो खुद सहानुभूति का प्रयोग करते हों, कुछ बच्चे को लेकर केवल वो क्या हों तो एक प्रकार से खुद वाइस्ड हों। ये सब सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो क्या होगा कि कक्षा प्रबंधन कभी भी उत्तम नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं हो तो डेफिनेटली कक्षा प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा उन्नत रहेगा। अब हम बात करते हैं कक्षा प्रबंधन में बाधाएं, ये भी कई बार पूछता है। तो ये जब कक्षा प्रबंधन में बाधाएं क्या होती है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन में की बाधाएं, इसको ऐसा कहिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि उत्तम पाठ्य योजना आपने नहीं बनाया है। अगर पाठ्य योजना अगर उत्तम नहीं है तो निश्चित ही कक्षा प्रबंधन में बाधाओं का काम करेगा, क्योंकि वो कंटेंट ही सही नहीं है भैया, तो कहाँ से कक्षा प्रबंधन अच्छा होगा। तो डेफिनेटली उसमें बाधाएं आएंगी, संचार में बाधाएं आएंगी। फिर आपका अगर शिक्षक खुद ही नकारात्मक हो तो डेफिनेटली उससे भी आएगा। अगर खुद ही शिक्षक को विषयिक ज्ञान ना हो तब भी आएगा। मान लीजिए कि ऐसा भी हो कि कक्षा में अत्यंत शोर आ रहा है, कहीं से बाहरी शोर आ रहा है, तब भी क्या होगा, कक्षा प्रबंधन उत्तम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एडुटेनमेंट का प्रयोग अगर ना हो तब भी क्या होगा, तो कक्षा प्रबंधन में बाधाएं आएंगी। अगर फिर इसके अलावा विश्वसनीयता बहुत अधिक है कि अगर कंटेंट अगर सही तरीके से नहीं लिखा गया है, नहीं पढ़ा गया है, नहीं किया गया है, तो भी क्या होगा, कक्षा प्रबंधन में प्रभावी कक्षा संचार में बाधाएं आएंगी। फिर लोकतांत्रिक वातावरण अगर नहीं रहेगा, अगर सरल भाषाओं का प्रयोग नहीं होगा तो भी क्या होगा, तो डेफिनेटली कक्षा आपका जो है वो अच्छे ढंग से संचालित नहीं होंगी। कक्षा प्रबंधन अगर आपका अच्छा नहीं है, आपका कक्षा के ऊपर कोई क्या है जोड़ ही नहीं है, या आपके कंट्रोल में ही अगर कक्षा नहीं है, तो भी क्या होंगी, तो कक्षा प्रबंधन में बाधाएं आएंगी, अर्थात प्रभावी कक्षा संचार में बाधाएं आएंगी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आपने प्रभावी कक्षा संचार और उसकी जो बाधाएं आती हैं, इसको आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।